बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात की जाएगी, वज़ीर आज़म के दौरा बेलारूस के बारे में बात की जाएगी, अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में बातें होंगी, लेकिन आगाज़ गज़ा की सूरत हाल से होगा। वो जंग जो मासूमों के ऊपर मुसल्लत की गई, जिस जंग के नतीजे में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसी लाशें हैं जो अभी तक शनाख्त के काबिल नहीं हुई। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और लाखों सांसें ऐसी हैं जो इस वक्त भी एक डर के साए नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बेबहा आवाज़ें उठीं, बेबहा मजम्मतें हुईं, बेबहा लोग बोलने लगे, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। नतीजा उसके बरक्स निकला। उससे ज़्यादा बमबारी हुई, उससे ज़्यादा रास्ते रोके गए, उससे ज़्यादा लोगों पे ज़िंदगी तंग की गई। और इससे बढ़कर है कि दुनिया के अंदर मौजूद कानून जो जंग के दौरान भी अस्पतालों के ऊपर लागू होता है, जो जंग के दौरान भी तिब्बी कारकुनान के ऊपर लागू होता है, उसको भी रौंद डाला गया। 23 मार्च 2025 एक ऐसा दिन जब तिब्बी कारकुनान एक एम्बुलेंस के हमरा उस इलाके की तरफ जा रहे थे जहां पे जिंदगी नापैद होती जा रही थी, और वो रेड क्रॉस के साए तले वहां से गुजर रहे थे कि 43 मीटर की दूरी से इजरायली फौज उनके ऊपर फायर खोलती है। फिर वो दूरी कम होते होते 12 मीटर तक आन पहुंचती है। इब्तदाई तौर पे इजरायली हुकूमत ये दावा करती है कि वो लोग शनाख्त में नहीं थे, वो लोग अपनी लाइटें तमाम बंद करके उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते से गुजरना ममनू था, और हमें मालूम नहीं पड़ा कि वो कौन लोग हैं। लेकिन एक लाश के साथ दफनशुदा मोबाइल के बरामद होने के बाद उसमें से एक फुटेज निकलती है। वो फुटेज इजराइल के तमाम दावों को मुस्तरद करती है और एक तल्ख हकीकत अयां करती है कि जानबूझ के तिब्बी कारकुनान को भी निशाना बनाया गया, उनके ऊपर भी लेबल लगाया गया। पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। आज पाकिस्तान भर में जमात इस्लामी ने भी गज़ा मार्च किए हैं। मुस्तकबिल करीब के अंदर भी होते रहेंगे, माजी करीब में भी बहुत से हुए। 56 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद जो OIC के नाम से है, क्या वहाँ से एक वाज़े पैगाम गया? अक़वाम मुत्तहिदा में बेशुमार करारदादें पेश की गईं, उसका कोई नतीजा निकला? नतीजा कब निकलेगा? वो जो आबा थे उनकी रवायात की तकलीद कब होगी? ये एक अहम सवाल है। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, मलिया मेट हो गई, ज़िंदगी नापैद हो गई, सांसें जो हैं वो इस वक्त इतनी धीमी हैं कि उनकी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। क्या मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़ुतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। 2-3 चीज़ें हैं यासर। गज़ा की जंग शुरू हुई, वैसे जंग तो नहीं कहता, गज़ा पर जुल्म शुरू हुआ, बर्बरियत शुरू हुई। इंसानी जानों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया। पूरी दुनिया में कितने इस्लामी ममालिक थे जिन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपनी फ़ौज भेज रहे हैं। कितने इस्लामी ममालिक से जहां से अब जो फतवा जारी हुआ है उस वक्त ये फतवा जारी हुआ। इंतहा हो गई, तबाही की इंतहा हो गई। मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम अफराद ने जुलूस निकाले, इंतहा से भी आगे चले गए। वो बच्चे जिनकी ज़ुबान पे अभी कोई लफ्ज़ भी नहीं था, उन्हें भी शहीद कर दिया गया, इंतहा कर दी गई। और अब जब देखा कि आखिरी सांसें भी दम तोड़ रही हैं, बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं, तो बहुत से ममालिक की तरफ से फतवा जारी कर दिया गया जिहाद का। ऐसा ही हुआ ना जी। मैं 3 चीज़ें पूछता हूँ। आज मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ पे कितने शहीद हुए, आज मैं इस पर बात नहीं करूँगा। आज इस पर बात करेंगे कि हम जिंदा क्यों हैं। क्या हम जिंदा हैं? क्या हमारे हुक्मरान जिंदा हैं? हमारे उलमाए कराम जिंदा हैं? हमारी सियासी जमातें जिंदा हैं? हमारी मजहबी जमातें जिंदा हैं? हमारे आलम दीन जिंदा है?
इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं पाकिस्तान के, यहां से शुरू करते हैं। कौन सी इसराइल की मसनूआत ऐसी है जो मेरे मुल्क के अंदर नहीं मिलती, जिसकी ब्रांच मेरे मुल्क में नहीं खुलती, जिसकी यहां पर फरोख्त नहीं होती? आपका एक मुल्क के साथ सफारती राब्ता नहीं, आपके तलक्कात नहीं, आपके पासपोर्ट पे है कि आप वहां नहीं जा सकते, तो वहां की हर चीज यहां पे किस तरह आ गई? पूछा कभी किसी ने? कभी किसी ने इस पर किया? उलमाए कराम की महफिल हो तो वही चीजें होती हैं, सियासतदान की महफिल हो तो वही चीजें होती हैं, जिसकी भी महफिल आप ले ले, पिराने पीरों की महफिल हो तो वही चीजें होती हैं। अब जब सांस खत्म, अब जब वहां हर चीज खत्म हो गई, तो हमने मिलियन मिलियन मार्च निकालने शुरू कर दिए, हमने जहाद के फतवे देने शुरू कर दिए। ये जहाद के फतवे, ये मिलियन मार्च उस वक्त कहां था? उस वक्त ये सियासतदान कहां थे? कतर में या कुवैत में जाकर किसी से मिल लेना, हमास के किसी रहनुमाओं के टेलीफोन पे ले लेना, अपने जलसे में बुला लेना, बस। आज अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर आवाज बुलंद करती, तो क्या 58 के 58 या 57 के 57 इस्लामी ममालिक जो है वो मजबूर ना हो जाते? कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, करारदाद पेश हुई है कोई? कुछ स्याह पट्टियां बांधी हैं, गले में फलस्तीन के परचम पहने हैं? क्या कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में उन मसनूआत का बाइकाट हो गया जो फलस्तीन की थी? क्या उन दावतों में हो गया? क्या आपका बेलारूस 2 दिन से आपने सामने उठाया हुआ है, क्या आपने वहां जाके ये बात की, क्या खड़े हो फलस्तीन के लिए हमारे साथ? हुई बात? किसी इलामिये में आया? किसी जगह पर ये बात आई? क्या बताएंगे रोजे में शेर? यहां पर बड़ी बड़ी दीनी जमातें, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ा मिलियन मार्च हुआ होगा, मुझे बताए उस मिलियन मार्च का क्या फायदा? उस मिलियन मार्च को जो कराची में होना है, जो लाहौर में हो गया, जो इस्लामाबाद में हो गया, जो किसी और जगह हो गया, उसका फायदा क्या है? क्या उससे निकल आए सारे? क्या उससे इसराइल को कोई फर्क पड़ा? क्या उस मैंने तो आज एक मार्च ऐसा देखा, जिस मार्च के अंदर भी वही मसनूआत लोग पी रहे थे जो मसनूआत उस मुल्क की है। तो आप यहां पे बैठ के हम रो सकते हैं, वो हमें रोना भी चाहिए, लेकिन हम जिंदा नहीं हैं। खुदा की कसम हम जिंदा नहीं हैं। जिंदा है तो फलस्तीन के वो बच्चे जिंदा हैं, फलस्तीन की वो माएँ जिंदा हैं, फलस्तीन के वो नौजवान जिंदा हैं, फलस्तीन के वो बूढ़े जिंदा हैं, फलस्तीन का एक एक शहीद होने वाला, एक एक जख्मी होने वाला, एक एक शख्स जो वहां पे गजा में, जो वहां पे रफा में जो है, वो जिंदा है। हम सियासतदान मर गए, सहाफी मर गए, ब्यूरोक्रेट मर गए, इस मुल्क के उलमाए कराम मर गए, इस मुल्क की सियासी मजहबी जमातें मुर्दा हैं। जिंदा जमातें सिर्फ एहतजाज में नहीं रहती। बताए ना मुझे, उलमाए कराम ने फतवा जारी कर दिया कि जनाब जहाद लाजिम है। किस किस पे लाजिम है ये भी तो बता दे। जहाद करने यासर ने तो नहीं जाना। जहाद के लिए सामान किसके पास है? पूरी दुनिया के अंदर ये ऐलान तो हो गया, तो तैयार करें फिर अपने उन तमाम लोगों को जो जा सकते हैं, या बनाए ऐसे मौके कि लोग वहां पहुंचे। मुझे तो नाम नहाद जहादी तंजीमों पर भी अफसोस है जो पाकिस्तान के अंदर तो धमाके करते एक मिनट लगाती हैं, जो किसी और मुल्क में धमाका करते एक मिनट लगाती हैं। उन्हें वो बैतुल मुक़द्दस हमारा नजर नहीं आता, उन्हें गजा में शहीद होने वाले नजर नहीं आते। हम यहां पे 4 दिन इस्राइल फलस्तीन मार्च कर लेंगे, हम 4 दिन यहां पे अपनी दुकानदारी, सियासी दुकानदारी, मैं ऐसे भी इस दुकानदारी का चमका लेंगे। हम यहां पर बहुत बहुत बड़े नारे लगा लेंगे, उसके बाद
आपके वालिद मोहतरम ने मुझे कुछ दिन पहले एक चीज़ भेजी, मैं पढ़ के खुदा की कसम मेरा दिल करता था मैं चीखे मारूं। उनके दिल में एक चीज़ थी, वो उन्होंने बयान कर दी, लेकिन जिनके लिए उन्होंने बयान की वो तो ये भी नहीं यार बयान कर सके। कितनी जगह मैंने आज खुतबा सुना, खुदा की कसम मैंने उस इमाम मस्जिद को रोते सुना, रोते हुए देखा, तमाम लोग रो पड़े। और उसी ने मुझे ये कहा, उसी भी मैंने ये लफ्ज़ सुना, उसने कहा हम जिंदा नहीं हैं। अब हम पता कब आवाज़ उठा रहे हैं? जब खामोशी हो गई है, जब सिसकियों की आवाज़ भी आना बंद हो गई है, जब माँओं की गोदें भी उजड़ गई हैं, जब बाप से सहारे भी छिन गए हैं, जब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, तो अब हमें याद आ गया, हो अब हमें ऐसा करना चाहिए। अब हमें याद आ गया जनाब, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। अब हमें सब कुछ याद आ गया। अब तो हम बिल्कुल अपने अपनी सियासत, अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने के नहीं निकलेंगे भाई, निकल कर हो सियासी दुकान चमकाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात पे स्टैंड लेता हूँ, मेरे समेत यासर साहब, तमाम कौम जो है जिसने इस पूरी जंग में, इस पूरे अमल में कोई हिस्सा नहीं डाला। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने? नए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो, तो फिर ख़ुद को जिंदों में शुमार नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सियानामे में बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें। एक तरफ बातें फिर वही पार्लियामान वाली, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का बेलारूस का जो 2 रोज़ा दौरा है वो मुकम्मल करके वो वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इसी पे बात करते हैं। CCI के इजलास की बाज़गत सुनाई देती है, लेकिन अभी तक उसके इम्कान तो दिखाई नहीं देते। राना साहब, पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली क्या देखी है आपने? पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली शुरू होने वाली है, बड़ी तब्दीली शुरू होने वाली है। आज कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने कहा है ना, आज याद सादिक साहब ने, पीर के रोज़ नहरों पे बात होगी। तहरीक इंसाफ ने भी जमा करवा दी, पीपल्स पार्टी ने भी जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ कहती है अगर इस पे पीपल्स पार्टी सिंसियर है तो हमारी हिमायत करे, और पीपल्स पार्टी अगर हमायत करती है और मुस्लिम लीग नून, MQM, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातें उसकी मुखालफत करती हैं, तो सियासत तो तब्दील होगी ना। तो फिर तो क्लियर हो गया कि पीपल्स पार्टी जो है अब उसे अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना पड़ेगा। और अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ की हमायत नहीं करती, तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी जो है वो तयशुदा मामलात पर सब कुछ कर रही है। फिर जो इन पर इल्ज़ाम लग रहा है वो दुरुस्त है। तो उसके बाद सिंध की जो सूरत हाल है, आज आपने सिंध में वकला कन्वेंशन सुना है ना जी, 18 तारीख की उनकी कॉल भी सुन ली आपने, बाकी चीज़ें भी आपने देख ली हैं। तो सियासत तो पीर से बदल रही है और बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पीर को कौमी असम्बली का जो इजलास है और उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बड़ी तेज़ी से बदलती हुई। आज उसने कहा है शर्जील मेमन साहब ने कि किसी सूरत में किनाल नहीं बनेगी, आज फिर कहा है ना। अच्छा, सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर भी एक काम शुरू होने लगा। आपने कल इजाजुल हक की बात सुनी, उन्होंने कहा हमारा तो पानी ख़त्म कर दिया। आज सुना है कि और भी जगह से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अगर पंजाब का ही पानी देना है तो कटना किसका है? मुख्तलिफ शहरों का। तो वो बर्दाश्त करेंगे? वहाँ की ज़मीनें आप बंजर करेंगे? क्या करेंगे? को मुतबादल रेंज तो करना पड़ेगा ना। तो अभी तक तो मुतबादल रेंज नहीं है। और तीसरी चीज़, नो डाउट के आपको तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन तो उस दिन होना चाहिए सबसे पहले कि तजावज़ात कायम करने की इजाज़त किसने दी।
अब हर शहर में आज की जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें है कि इंतजाज़ात की मद में जो ऑपरेशन हो रहा है, इससे 40% लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, 40%, और इसमें 80% लोग मुतासर हो रहे हैं। बेरोज़गार 40%, 80% बेरोज़गार मुतासर हो रहे हैं, और उससे एक महंगाई, बेरोज़गारी और हुकूमत के खिलाफ एक एजिटेशन का माहौल बन रहा है। अब उसे सियासी जमातें भी कराएंगी, कैच करेंगी ना, उसे बाकी भी कैच करेंगे। तो आप समझ लें कि जो सियासी माहौल में तलखी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है राणा साहब, इसी नहीं बल्कि बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप ये इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, इसका असर भी पाकिस्तान में बहुत। राणा साहब इस पर मजीद बात करते हैं। हमें क्या साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब से राणा साहब सवाल कर सकते हैं। दुरानी साहब क्या हाल, आप ठीक है, खैरोफियत से हैं? बहुत 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 मेहरबानी, बहुत। दुरानी साहब, क्या सुख की बांसुरी बज रही है हर तरफ? बहुत बड़ा एक दौरा करके आ रही है, वापसी आ रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब बेलारूस का, हालांकि उसकी आबादी लाहौर से भी कम है। तो क्या इन दौरों से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी? देखिए, मुआशी सूरत हाल पे बोझ तो हर चीज का आ रहा है, हर इश्तिहार का बोझ आ रहा है, हर दौरे का बोझ आ रहा है, और हर जो एक्टिविटी इनकी हो रही है उसका टोल तो पाकिस्तान की मईशत पे आ रहा है। अब वापसी में क्या मिल रहा है कर्जे के अलावा, ये हमें अभी तक कुछ नजर नहीं है। देखें ना जी, बेलारूस से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई अभी तक, और बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं कुछ नहीं है, सवाए बस कर्जा है जो मेरे और आपके सर पे हुकूमत लेती जाती है और लेती जाती है और लेती जाती है, और उसको खर्च भी करती जाती है। जितने का कर्ज होता है उससे बड़े बड़े इख्तियारात होते हैं, और बस ठीक है, यही कुछ हो रहा है। और आवाम का जो हाल है वो पूछने का नहीं है, और वो आपको भी मेरे से ज्यादा पता है, तो हर कोई आके आपसे अपना दुख शेयर करता है, बेरोजगार भी करता है, और जो महंगाई की शरह कम हुई है उसका असल जो मसला है वो खरीद की हैसियत, खरीद की औकात नहीं रही आवाम की। वो कुछ खरीद ही नहीं सकते, तो फिर महंगाई कैसे बढ़ेगी? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड करने वाले के पास कुछ नहीं है तो वो क्या खरीदेगा? ठीक है, हुकूमत चैन की बाकी बचा सकती है। और अभी तो दौरे जो है ये जाती अपनी PR विजिट्स हैं, पूरा खानदान जो है, बीवी बच्चों समेत जो है। लेकिन दुरानी साहब, आप ये देखिए कि मैंने कल भी सवाल किया था कि वो मियाँ साहब जो जॉइंट सेशन के अंदर नहीं गए, कौमी असम्बली के इजलासों में नहीं गए, जिन इजलासों का बायकॉट करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पे मलामत की जा रही थी, वो उनमें नहीं गए, वो बेलारूस चले गए। सर कुछ ना कुछ तो फिर है, बहुत कुछ है। मैं तो बता रहा हूँ आपके कि यहाँ मुल्क नहीं है, बस हम है। मुल्क नहीं है, हमारे ताल्लुकात हैं, मुल्क नहीं है, हमारा खानदान है, मुल्क नहीं है, हमारे मफादात है, मुल्क नहीं है, हमारी बैरूनी जायदादें हैं, मुल्क नहीं है, हमारे खानदान का मुस्तकबिल है। तो लिहाजा जब ये मामलात होते हैं तो उस सूरत में तो फिर हर चीज उसी के गिर्द घूमती है। तो पार्लियामेंट क्या है, और असल में पार्लियामेंट में ना जाने की वजह मियाँ साहब की और क्या, वो पार्लियामेंट के मामले में दिल शिकस्त है, उन्हें पता है कि वो मुंतखब नहीं हुए, तो उसकी वजह से उनको मतलब वैसे भी मुंतखब नहीं हुए वे जैसे पहले हुआ करते थे, तो इसलिए वो उस पर भी दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि वो मतलब अगर ऐसी ही पार्लियामेंट बननी थी तो उनको वजीर आजम भी बनाया जा सकता था, वो भी नहीं वो बन सके, उसका भी दुख है। तो दुख तो कई किस्म के होते हैं, तो इसलिए मतलब उन्हें आप क्या कह सकते हैं। अब वो आइंदा की जो कैंपेन चलाने का सोच रहे हैं, अब उन्हें लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो ये निकलेगा कि फिर आपकी पार्टी को यकीन हो जाएगा कि और दाने मुक गए, ठीक है। तो लिहाजा अब मियाँ साहब के पास न जाए रफ्तन है न पाए मांदे न, तो अब उन्हें समझ नहीं आती कि वो आगे जाएं कि पीछे जाएं।
आगे जाते हैं तो जगह नहीं है, पीछे आते हैं तो खानदान बैठा हुआ है, तो उनके मफादात बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बस सब कुछ है अवाम में, और अवाम ने आना। दुरानी साहब, 2 दिन पहले मियाँ साहब ने कहा बड़ा जो शीलेपन में कि बलूचिस्तान का मसला, अब्दुल मालिक से बड़ा बात हुई, मैं बलूचिस्तान भी जाऊँगा, वो चले गए बेलारूस। अब वापस आ कि वो बलूचिस्तान जाते हैं नहीं जाते। अख्तर मेंगल साहब को उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल राज़ी कर लूँगा, लेकिन अगले दिन ही अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई। क्या मियाँ साहब आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल कर सकते हैं? देखें जी, मेरा तो ये ख्याल है कि राणा साहब, मसला हल होना तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन इंटेंट तो होनी चाहिए ना, ख्वाहिश तो होनी चाहिए, एक रोल तो प्ले करना चाहिए। मैंने ही कहा था कि मियाँ साहब को चाहिए, ज़रदारी साहब को चाहिए, ये इतना पाला है इन लीडरों को हमने। अभी भी देखें, बड़े बड़े ओहदे हैं इनके पास, जो कुछ यहाँ है इनका, एक छोटी सी जगह से उठ के पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये हैसियत के मालिक इसी मुल्क ने बनाया है ना इनको। तो इसी मुल्क का हक है कि मुल्क अगर के अवाम कोई खिस्सा अगर टकराव में आया हुआ है, कहीं कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई दिल शिकनी हुई है, तो ये अपना रोल प्ले करें। इन्हें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंटरेस्टेड है रोल प्ले करने। ये तो बाहर की घूमने फिरने में, दावतें खाने में और मतलब वहाँ पे मजीद बिजनेस करने में, ये उन ममालिक में जाते हैं जहाँ ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट उन्होंने पहले से डेवलप किए होते हैं या करना चाहते हैं या आगे के उसकी तरफ देखते हैं। तो मतलब मुल्क तो अब क्या कहे इंसान, हमारे मुल्क का हाल भी फलस्तीनियों वाला ही है। नहीं, फ़लस्तीनी तो फिर वो जिंदा थे ना, आप क्या कह रहे हैं? ये तो ना कहें वो जिंदा थे, हम मुर्दा हैं, वो तो आज भी जिंदा है ना, लड़ रहे हैं, वो अपने आप अपनी जान का कुर्बानी दे रहे हैं, अपने मकसद पे खड़े हैं। हम तो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अवाम जो है, देखिए हमारे हुक्मरान उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके इलाके के हुक्मरान उनके साथ क्या कर रहे हैं, वही हुक्मरान हमारे अवाम के साथ करें। देखिए, अवाम ने तो तमाम तर दहशतगर्दी, तशद्दुद, जुल्म के बावजूद जो है वो 8 फरवरी को अपना रोल प्ले कर दिया। आज भी वो उसी जगह पे खड़े हैं जहां 8 फरवरी को खड़े थे। हाँ जी, और हमारे हुक्मरान जो है वो शर्मिंदगी से बालातर होकर वो अवाम की दुनिया भर से जो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, अपोजिशन को मतलब जेलों में रखने की वजह से जो उनके ऊपर इतराजात हो रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम का जो आइन शिकनी उन्होंने की है, उसके बावजूद जो है वो बड़े आराम से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगैर शर्मिंदगी के वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि यही उनकी ताकत है कि वो शर्मिंदा होने के खौफ से आजाद उन्होंने अपने आप को कर दिया। वो इवन अब वोट को भी उन्होंने कहा है कि वोट को इज्जत नहीं दो, इतनी जिल्लत दो कि उसकी औकात ही कोई नहीं। तो अब वो इसी के ऊपर चली जा रहे हैं, खुश हैं, खाना वाना खा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। और मतलब इक़्तिदार को उन्होंने, इक़्तिदार अवाम ने नहीं दिया, उन्होंने इक़्तिदार पे काटी डाली है ना अपनी मर्जी की, तो अब वो उसके ऊपर घूम रहे हैं। तो क्या। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए, ये जो इस वक्त नहरों के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे पैकार है, उसके ऊपर एक तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाहती और वो ले आई, पीपल्स पार्टी भी जो है वो जमा करवा चुकी। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की सिंसेरिटी को किस हद तक जो है वो आप सच्चा देखते हैं? देखिए, इसमें तो सब कोई सवाल ही नहीं है ना। देखिए, 7 फरवरी को 2024 को एक मीटिंग हुई जिसमें इस चीज को अप्रूव किया गया। उसके बाद जनाब 1 जुलाई को मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने खुद प्रिजाइड किया, उसके मिनट्स भी बाहर आ चुके हैं। मतलब ये जो इश्यू है ये बनाया ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत और क़यादत और इस इश्यू को लेके भी वही चल रहे हैं। अब ये अजीब बात है, एक हाथ से लगाते हैं और एक हाथ से बचाते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि इस वक्त
नहरों के इशू पे तहरीक चलाने के बजाय पीपल्स पार्टी के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलनी चाहिए। सिंध में अगर कोई सिंध के अवाम के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर सिंध में सिंध के पानी के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर सिंध के अंदर सिंध के अवाम अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार देख रहे हैं, तो उसकी वजह तो हुकूमत है जो 12 साल से उससे काबिज है। और इस वक्त कोई भी जो पानी की तकसीम का जो मामला है, अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी मौजूद है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। तो अब अगर आपने इस इश्यू को रिजॉल्व करना है तो फिर पीपल्स पार्टी को साइड पे करें, पानी का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ये तो उनका पैदा करता इश्यू है, वो कोई हर वक्त डील करते हैं, हर डील के जरिए जो है वो अपना जाती को फायदा लेते हैं। इसमें भी जाती पैसे ले लिए, जाती फायदा ले लिया, उसकी वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। अब तो वो अब मतलब चीफ मिनिस्टर के को इतनी उसमें इतनी जुर्रत है कि वो कहता है कि जी प्रेसिडेंसी से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए वो गलत हो गए। भाई तुम गलत नहीं हो जहां बैठे हुए हो। तो इसलिए ये सारा का सारा मेरे से अगर पूछे तो पहली तहरीक तो उनके खिलाफ चलनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और ये सब कुछ जो है सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है। अब जो है वो उस अपनी उस जिसे कहते हैं एक 2 नंबरी के ऊपर जो है वो अब 10 नंबरी करना चाह रहे हैं कि उसी के ऊपर बाजारी करना चाह रहे हैं। दुरानी साहब आपको क्या नजर आ रहा है? जब आपने बुखला कन्वेंशन भी देख लिया पानी के मामले पे, 18 तारीख की उनकी कॉल भी आ गई है। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि हमारे खिलाफ सिंध के अंदर एक नफरत पैदा हो गई या लोग इस पर हमारे खिलाफ खुल के मुजाहरे कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि सिंध के लोगों को जो गरीब वहाँ पे भट्टों की बरसी पे जा रहे थे उनको रोक कर वहाँ पर लोगों ने मारा। तो इन सारे हालात में अभी तो बलोचिस्तान और KPK के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, सिंध में भी यही हालात पैदा हो रहे हैं। तो किस तरफ जाएगा ये सारा मामला? देखें जी, मेरा तो ये ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर सी बात है, इसके ऊपर अवाम को सिंध की हुकूमत के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देना और अपने जो MPAs हैं असेंबली के अंदर असली नकली जो भी बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए कि वह अपनी आइंदा की सियासी हैसियत को महफूज करने के लिए वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें। अब जो है नहरों का मसला जो है, सारे जुलूसों का रुख जो है वो सूबाई असम्बली की तरफ होना चाहिए, सूबाई हुकूमत की तरफ होना चाहिए। क्योंकि जब तक सूबाई हुकूमत बैठी हुई है उस वक्त तक न सिंध का माल महफूज है, न सिंध का पानी महफूज है, न सिंध के अवाम महफूज है। क्योंकि उन्होंने एक निज़ाम के तहत अवाम को तो बिल्कुल एक ब्लेंडर में डाल के उनका जूस निकालने का फैसला किया हुआ, इसी तरह सिंध का भी। तो लिहाजा अब आप ये जितनी भी तहरीक चली है, ये तहरीक हकीकत में हुकूमत सिंध के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि सिंध देखें, सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान के क़याम की करारदाद सबसे पहले पास की, ठीक है ना। सिंध सूबे ने आज की जिंदगी का सबूत दिया है कि उसने पूरे सिंध के अंदर एक ऐसी तहरीक चलाई है जो वहां की हुकूमत की जो जिसे कहते हैं गैर आईनी इक़दामात को चैलेंज कर रही है और उनके गैर अवामी इक़दामात और अवाम दुश्मन इक़दामात को चैलेंज कर रही है। तो इसलिए सिंध का ये एजाज है कि वो इस फॉर्म 47 की सबसे पहली हुकूमत को सिंध में खत्म करें वहां के अवाम, और फिर यही सिलसिला जो है ये आगे बढ़ेगा। अब पाकिस्तान की सियासत जो है वो सिंध से आगे बढ़ेगी और उमरकोट में सिंध ने पहला एक्शन लिया कि आपस में तमाम अपोजिशन ने मिल के अपना उम्मीदवार पुट किया। उसके बाद सिंध के अवाम ने जिंदगी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के जबर तशद्दुद और 12 साल जो उनका एक जिसे कहते हैं जंजीरों में जकड़ा हुआ सिंध था, वो जंजीरें तोड़ के बाहर निकल आया और उन्होंने हुकूमत की फसाइयत को मानने से इनकार कर दिया और सब तबके निकल आए हैं। अब जो है हुकूमत के पास और उन सारों से मेरा ख्याल ये है कि यही एजेंडा बनता है कि वो अब सीधे तौर पर हुकूमत की इस्तीफे को डिमांड करें, हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस को डिमांड करें
और पब्लिकली उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। यानी हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाए और यही जो तहरीक है वो अवामी सतह पे भी चलाई जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लानिंग जो जारहाना दिखाई देती है हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन क्या ये इसी एक मामले के ऊपर जारहाना रहेगी या फिर दीगर मामलात भी इस वक्त ज़ेर बहस लाए जाएंगे कि वो माजी के वादे जिनकी तकमील ना हो सकी और अब अवामी सतह पे एक जो प्रेशर बिल्ड हो चुका है उसके हवाले से नैरेटिव जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना चुकी है वो वफाकी हुकूमत के तईं तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो गुफ्तो शुनीद होना है, जो बहस मुबाहिसा होना है, जिसके लिए पीर के रोज़ का इंतखाब किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी कि इसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया जा सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें की जाएंगी या यकसर उसकी नफ़ी की जाएगी उस पूरे प्रोजेक्ट की। अब इस ज़मन के अंदर एक तरफ सिंध के अंदर रिटेलिएशन का सामना है तो दूसरी तरफ वफाक में एक खींचातानी की सूरत हाल है। तो मजमूई मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत नबील कबूल साहब ने। बहुत शुक्रिया नबील साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नादिर साहब, नबील साहब का नाम जहन पे है, अब वो उन्हीं की बाज़गश्त सुनाई दी है इतना अरसा, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। नादिर साहब, इस वक्त सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि जो आपने रिटेलिएशन देखी है अवामी सतह पे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर हकीकी आईने से देखें तो पिछले 15-20 सालों में कभी नहीं देखी। इस दफ़ा जो अवामी सतह के ऊपर इस तरह का जारहाना रवैया अपनाया गया, तो पीपल्स पार्टी ने क्या सोचा है और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए किस हद तक जाने को पीपल्स पार्टी तैयार है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे दावत देने का। बिल्कुल, ये इस तरह का सेंसिटिव और हसास इशू है तो उसी हिसाब से फिर आवाम के इमोशंस और आवाम की फीलिंग्स और आवाम का रद्द अमल भी उसी हिसाब से नजर आ रहा है। हम तो पिछले तकरीबन 3 महीने से नून लीग के हमारे जितने भी साथी MNAs हैं और दीगर जो सियासतदान हैं, तो 1-on-1 जिस तरह के राब्ते होते हैं, जैसे मैं एक पॉलिटिशियन हूँ तो मेरे नून लीग में बड़े दोस्त हैं, उनको हम ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है, पर उनको अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम से समझ नहीं आ रहा है। अब जबकि सिंध की आवाम उठ खड़ी हुई है इस पे और फाइनली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये चीज़ तस्लीम की गढ़ी खुदा बख्श वाले जलसे के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि हालांकि हमने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिए थे प्राइम मिनिस्टरशिप के मनसब पे बैठने के लिए, मगर हम आवाम के नौकर हैं, आवाम के नुमाइंदे, और आवाम जिस तरह चाहेगी हम उसी तरह फिर एक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है पूरी सिंध की आवाम, चाहे वो किसी भी चाहे वो नॉन पॉलिटिकल भी हो कोई शख्स, मगर सिंध में रहता हो, वो बहुत ज्यादा फील करता है दरिया के मामले में, वो अपनी मिरास समझता है दरिया को, और बिल्कुल समझना भी चाहिए बिकॉज जो दरिया का एक नेचुरल फ्लो है, सिंध दरिया भी इसका असल नाम है, इंडस रिवर तो उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हम इसकी ओनरशिप लेते हैं, ओनरशिप फील करते हैं, अपनायत इसकी लेते हैं हम, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है सूबे के अंदर, तो वो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से महसूस करती भी है और उस पर अमल भी कर रही है। अमल करते हुए फिर हमने क्या किया, हमने प्रोटेस्ट शुरू किए, हमने तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर, फिर हमने रेजोल्यूशन पास कराया असेंबली से, एंड फाइनली जब उसके बाद भी हमें नहीं लग रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट पीछे हटने वाली है, तो फिर हम हमारे ही एक सेनेटर है और हमारे लॉयर भी हैं, उन्होंने जाके फिर कोर्ट में केस दायर किया, और उसकी वजह से हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने कोई एक्शन लेते हुए इरसा का जो डिसीजन था। नादिर साहब, आपने कहा कि अवाम की बात हम करते हैं, अवाम के साथ चलेंगे, अवाम जो चाहेगी वही होगा और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो कौन सी फिर ऐसी मजबूरी है जब अवाम आपको ये कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए, अवाम आपको कह रही है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना चाहिए जिन्होंने ये मंसूबा बनाया, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको अवाम से भी आगे हुकूमत के साथ देना पड़ रहा है? नहीं, हम हुकूमत का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। हम हर फोरम पे, कोर्ट में जो हम गए हैं, ये भी इसी बात का सबूत है कि हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े। ऐलान करें, फिर ऐलान क्यों नहीं करते कि हम नई बजट में वोट देंगे? ऐलान करें कि आज आपने असेंबली में नहीं देखा कि वो आपके खिलाफ तो खुल के बोल रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग तो से कहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत ये रही है कि डायलॉग के थ्रू हर मसले को हल किया जाए। तो बजट में तो है, अभी 2 महीने है, जून में पेश होगा, तो उसमें तो अभी टाइम है। जब उस नेस पे पहुंचेंगे तो शायद इस तरह का भी ऐलान उस टाइम पे कर लेंगे। बट इस वक्त एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, उस वक्त अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि बजट गुजार ले, फिर बात कर लेते हैं।
नहीं, सिंध की वाटर शेयर के ऊपर बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वो काफी वाज़ेह है कि कोई इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है उसके तहत जो हमारा ड्यू शेयर बनता है उसमें एक बूंद की भी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं एक और चीज पॉइंट करना चाह रहा था कि पीटीआई अभी कह रही है कि हम नेशनल असेंबली में हमने दरखास्त दर्ज की है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। ये पॉलिटिकल पॉइंट्स को नहीं, क्योंकि आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले लगभग 7 अप्रैल को हमने दरखास्त दायर की थी और स्पीकर साहब के ऑफिस ने आज इस चीज का एतराफ भी किया है कि हमारा जो दरखास्त था वो पहले गया था। तो इंशाल्लाह मंडे को जो सेशन होगा उसमें आप देखेंगे कि इसको हम रेजोल्यूशन को फर्दर मूव फॉरवर्ड करेंगे और एक रिसाउंडिंग आवाज निकलेगी नेशनल असेंबली के अंदर भी। आफ्टर सिंध असेंबली हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस रेजोल्यूशन बाय द वे। चले इतना बता दें, अगर मुस्लिम लीग नून ने इसमें आपकी हमायत ना की तो आप इत्तेहादी हैं ना, आपने उनकी हर चीज़ की हमायत की है। अगर मुस्लिम लीग नून ने आपकी इस तहरीक की हमायत ना की तो ये जाहिर सी बात है, फिर उस वक्त पार्टी की जो लीडरशिप है, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, वो सब रिव्यू करेंगे सिचुएशन और फिर डिसीजन उस वक्त लिया जाएगा। हमें उम्मीद पूरी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को भी रियलाइज हो गया है कि सिंध पूरा उठ खड़ा हुआ है इस कैनाल्स के ऊपर। लॉयर्स की अलग एक मूवमेंट चल रही है इस इशू के ऊपर, दीगर जो सिविल सोसाइटी के जो तंजीमें हैं वो अलग निकले हुए हैं, किसान अलग निकले हुए हैं। नाज़िर साहब पीएमएलएन कहती है हमें महसूस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस महसूस हो चुका है। पीपल्स पार्टी को तो पता था ना, लेकिन बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में एक और बात की, बोला कि जो मोइंजोदड़ो के जो वारिस है वो हम लोग हैं और ये इंडस रिवर जो इसका जो एक नेचुरल फ्लो है, इससे मोइंजोदड़ो भी माजी में इसी वजह से उजड़ा था बिकॉज जो रिवर का फ्लो चेंज हुआ था। तो हम आज की जो सिंध की अवाम है इसके साथ इस तरह का हम सुलूक होने की इजाजत दे ही नहीं सकते। हम ओनरशिप लेते हैं सूबे की और इसी वजह से हम बिल्कुल हर उस मोड़ तक जाएंगे जहाँ पे हमने डिफेंड करना पड़ेगा अपने वाटर राइट्स को, अपने रिसोर्सेज को। बाकी इश्यूज अपनी जगह है। हमारे सीएम ने हाईवेज के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर्स लिखे हैं कि आपने हाईवेज के अंदर भी हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की है वो अपनी जगह, जो फंड्स एलोकेशन है दीगर प्रोजेक्ट्स के उसके अंदर एनएससी अवार्ड के अलग इश्यूज है। बट ये जो इशू है ये इतना सीरियस है कि इसके बाद अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारा चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आई होप उस नहज तक हम लोग नहीं पहुंचे और उससे पहले ही ये इशू अमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। अभी भी वक्त है, अभी तो स्पेशली इनको एक फेस सेविंग का एक ऑनरेबल एग्जिट का कह सकते हैं मौका मिल गया कोर्ट की वजह से कि कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगा दिया। तो ये बेशक वो चीज को यूज करके इस चीज से बैक ऑफ हो जाए। लेट्स सी, अब मंडे को सेशन कंटिन्यू होगा नेशनल असेंबली का, उस पर क्या होता है या क्या नहीं होता है, बट हम पीछे गवर्नर सिंध जो है वो फंड मांग रहे हैं वफाक से कि कराची के वारिस हम हैं और हम कराची को दुरुस्त करेंगे। नहीं, देखें, कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है और हर सिंधी कराची का वारिस है। सिंध में हर रहने वाला शख्स उतना ही ओनरशिप लेता है कराची का। और स्पेशली मेरी जो फैमिली है, मेरे परदादा यहाँ पे पैदा हुए थे, मतलब 1895 में, आज से 150 साल पहले मेरे परदादा की पैदाइश यहाँ पे थी। तो गवर्नर साहब का तो मुझे नहीं पता फैमिली कहाँ से आई है, बट आई एम प्रीटी श्योर उनके दादा यहाँ पे पैदा नहीं हुए थे, या उनकी जो जमात के ज्यादातर जो लोग हैं उनमें से किसी के दादा यहाँ पे पैदा नहीं हुए। बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। कराची के अंदर हर वो शख्स जो कराची के अंदर पैदा हुआ है हम उसको कराची वाला तस्लीम करते हैं। और ये चीज भी हाईलाइट हुई है कि माजी में भी कराची को सिंध से अलग दिखाने की साजिश की गई है, बट जो हमारे जितने भी सिंध में रहने वाले सिंधी हैं वो कराची को अपना सर का ताज समझते भी हैं, अपना नॉट ओनली गवर्नमेंट का दारुल हुकूमत समझते हैं बट हमारा इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैपिटल भी कराची है। तो कोई दीगर जमात वाला या कोई और जबान बोलने वाला इस चीज को क्लेम करने की कोशिश नहीं करे कि वो वारिस है। हम सबको अपनाते हैं। कराची एक गुलदस्ता है, यहाँ पे पश्तो बोलने वाले, बलूची बोलने वाले, सिराइकी बोलने वाले, मियाँ वाली से हर जगह से यहाँ पे लोग आबाद है, मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोजगार कमा रहे हैं और हम उन सबको उतना ही हिस्सा देते हैं इस शहर का। मगर उनको भी चाहिए कि फिर उसी हिसाब से फिर सलूक करे इस शहर का। अभी जो एक जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है उन्होंने कहा जो अनफॉर्चुनेट जो वाकयात हो रहे हैं डंपर एक्सीडेंट्स के, उसमें उन्होंने एक इतना इमैच्योर और अपनी इनसेंसिटिविटी का मुजाहरा किया कि उसके बाद फिर लोगों ने इन डंपर्स को जलाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे डंपर वाले का कसूर होता भी नहीं है, शायद कभी कभी हो भी डंपर वाले का कसूर, बट बहुत जगह पे डंपर वाले का कसूर नहीं भी होता। पर जिस डंपर के साथ एक्सीडेंट होता भी है उसका तो चले अपनी जगह, उसके पीछे जो 9 डंपर पीछे खड़ी होती है उनको भी आग लगा देते हैं।
तो ये देखें पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और आपस में नफरत अंगेजी, इस चीज ने शहर को अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान पहुंचाया है माजी में, और इस चीज को हम दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो कहते हैं कि जबानें बोलने वाले लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ये नफरत की सियासत माजी में रहने दे। ये 80s में और 90s में तो चल गई थी। अब आज की जो आवाम है कराची और सिंध, पूरे सिंध की जो आवाम है, वो इस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है। सिंध की जो कल्चर है, जो सकाफत है, वो भी अपनायत की है, मोहब्बत की है, प्यार की है, औलिया इकराम की है, सूफियों की है। उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है इस तरह की आपस में नफरत, गुंजाइश ही नहीं है कि इस तरह की आपसी नफरत जो है उसको परवान चढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया नादर कबूल साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी तक देखा जाए पिछले 2 हफ्तों की अगर रिहर्सल को, मुलाकातों के ऊपर जो है वो बहुत सारे इबहाम हैं, मुलाकातों के ऊपर एतराज़ात भी हैं, मुलाकातों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और मुलाकात ना होने के ऊपर एतराज़ात हैं। अब इसको लेके अगला जो मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा है उसमें वो जो ग्रैंड अलाइंस है उस तक जो पहुँचने वाले पैगामात हैं जो माजी करीब में पहुंचाए गए थे और जिस पे वापस गुफ्तो शुनीद होनी थी, उस पे वाज़ेह इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमारी तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को जा चुका कि हम तमाम शराइत के ऊपर राज़ी हैं। जवाब अब आपने देना है। अगर उधर से कोई पेचीदा सवाल आता है फिर उसका जवाब देने की अथॉरिटी क्या किसी के पास मौजूद है या उसके लिए फिर से राबिता करने की ज़रूरत है? और ये जो कम्युनिकेशन गैप देखने में आ रहा है, ये अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनने में किस हद तक रुकावट है, ये उसको कितना तूल दे सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा ने। कमल शोज़ब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल साहिबा, अगर देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिसेस अभी अपनाई जा रही हैं, किसी की मुलाकात ना होने की और किसी की मंशा के बग़ैर और फहरिस्त के बग़ैर मुलाकात हो जाने की, ये सिलसिला कब तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके नताइज आप लोगों को क्या भुगतना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। आपने अभी जो इंट्रो में बात की है और जो क्वेश्चन किया, मैं दोनों को इकट्ठा ही रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए, ये गैप नहीं है, ये तो एक इलीगल एक्ट है, ये इनकम्युनिकाडो किया जा रहा है, ये बाय फोर्स है। इमरान खान साहब कोई 302 कत्ल के मुजरिम नहीं है, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद करने पे और यहाँ पर अड्डे ना देने और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अवाम को ये एहसास खुददारी दिलाने की सजाएं मिल रही हैं, जिसके बाबत उनको 250 से ज़्यादा केसेस में अंदर बंद किया गया। और जब तमाम केसेस की जो है वो ठिकाने लग जाती हैं, FIR ख़त्म या ज़मानतें हो जाती हैं, तो फिर चंद नए केसेस बना दिए जाते हैं। और ये मैं नहीं है तो मैं रेफरेंस दे रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ये बात बड़ा ओपनली कह चुके हैं और लोग भी बहुत ये दफ़ा बात कह चुके हैं। अब बात जहाँ तक आपने कहा मुलाकातें, देखिए अगर पाकिस्तान की कोर्ट्स जहाँ पे 3 मेंबर बेंच के फैसले आ रहे हैं और वहां पे वो बातचीत को तय करें, मोडालिटीज को तय करें, एक पूरा मैकेनिज्म बताया जाए, अपनी शराइत रखी जाएंगे, जी आपने बाहर निकल के जेल से और कोई पॉलिटिकल वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और एक पूरा तयशुदा तरीकेकार है। ये इजाजतनामे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले या लाहौर हाई कोर्ट से भी फर्दन जो है वो लोगों ने खान साहब की ईमा पर और पार्टी की ईमा पर जब पटिशनें डाली तो उसके नतीजे में ये फॉर्मूला बना के जी 6 लोगों के नाम खान साहब की तरफ से या उनके लगाए हुए कोऑर्डिनेटर्स बशमूल सलमान अकरम राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से दिए जाएंगे और फिर उन 6 लोगों की जुमेरात वाले दिन मुलाकात करवाई जाएगी। पॉलिटिकल मीटिंग्स जो होंगी और ट्यूसडे को यानी मंगल के दिन खान साहब की उनकी फैमिली के साथ प्लस उनकी जो लॉयर्स हैं या उनके वकला की टीम है उसके साथ मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, एक बात चुटकियों में उड़ाया जा रहा है तमाम फैसले। मैं एक बात बता दें, चले फैसले गलत हो रहे हैं, हुकूमत प्रेशर डाल रही है, सारा कुछ हम मान लेते हैं। ये अचानक से आपकी अपनी जमात के अंदर इतनी ज़्यादा लिफ्ट पैदा होना और इतना ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना, क्या ये भी हुकूमत करवा रही है? देखिए राना साहब, मैं फैसले गलत करने की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और उनको पसे पुश डाला जा रहा है या उनको डस्टबिन में की नजर कर दिया जाता है। डियाला जेल में मेरा ख्याल है फैसले की कोई हैसियत नहीं। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ।
देखिए, पार्टी में क्या किसी एक घर में अगर 3 बहन भाई हो, 2 बहन भाई हो या कोई इकट्ठे बर्तन हो तो वो खड़क जाते हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान की ना इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ा है, ना उसका पाकिस्तान के मसाइल से कोई लेना देना, ना किसानों का जो हशर निकल रहा है और 2200 रुपए या 2000 रुपए गंदम का रेट रखा जा रहा है 40 किलो का, उससे कोई फर्क पड़ा है, ना पाकिस्तान ये जो बर्तन खड़क रहे हैं, नहीं कमल साहिबा, ये जो बर्तन खड़क रहे हैं ना, तो मोहल्ले वाले जो हैं उनको एक मौजू मिल चुका है, ये जब तक खड़कते रहेंगे वो इस पे गुफ्तशुनीद करते रहेंगे। मोहल्ले वालों की जो समा खराशी हुई है उस पर मैं माजरत चाहती हूँ। उन्हें बता दूं कि बर्तन खड़क के खत्म हो गए और अब फिर वो आराम से इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है और इस वक्त एक देखिए, हम एक बहुत बड़ी स्ट्रगल का हिस्सा है। 3 साल हो गए हमें इस स्ट्रगल में, इस सड़कों पे निकले हुए, और उसमें ये होता है कि कई दफ़ा बहुत सारे मामलात में कोई गलत फहमी या कोई मामलात की मिसहैंडलिंग होती है। और कल ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, जो बर्तन खड़कते हुए लोगों को सुनाई दे रहे थे और जिस पे लोग जश्न मना रहे थे, वो सारे इकट्ठे बैठे हुए थे और एक दूसरे से बड़े इज्जत एहतराम के साथ मामलात को लेकर चल रहे थे। बैरिस्टर गौहर साहब ने पहले कभी नहीं कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमल साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने कभी नहीं पहले कहा था, वो कहते हैं कि बानी के बाद मेरा हुक्म चलेगा। यानी इसका मतलब फिर किसी और का चल रहा था कि उन्हें ये कहने की नौबत पेश आई। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब एक इंतहाई सॉफ्ट आदमी है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत चीज़ों को हैंडल करते, ये बात ठीक है, वो चेयरमैन है और उसके बाद पार्टी में जो इंतज़ामी उमूर को देखना है वो सेक्रेटरी जनरल का इस्तेहकाक है, और दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और जो इस मुलाकात को लेकर के जो कोई प्रॉब्लम्स थी या जिस तरीके से वहाँ पर मुलाकाती जो लिस्ट दी गई थी उसके अलावा लोगों को अंदर भेजा गया, उस पे जो एतराज़ात थे, उस पे जो एक मैकेनिज्म बनना था, वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक वो वज़ा कर दिया गया और आज एलामिया जारी किया गया, उसमें वो बता भी दिया गया। अच्छा कमल साहिबा, ये बताइए इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा? अभी तक अगर देखा जाए तो उसकी पेशरफ जो पहले बहुत तेज़ी से थी, अब उसकी स्पीड कुछ स्लो होती दिखाई देती। उसकी स्पीड मीडिया पे ज़रा स्लो दिखाई दे रही है। इत्तेहाद तो बहुत शदीद तरीके से तंजीम के साथ, यकीन के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी आप देखें कि कितने मुश्किल जो बलोचिस्तान में जिस वक्त धरने का टाइम था और गोलियों की बुछाड़ में भी जाके धरने में वो शामिल होकर आए, इत्तेहाद बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चल रहा है। और जहाँ तक आपने JUIF की बात की थी, तो अब ये तो हिस्ट्री की राइट साइड पर खुशकिस्मत लोग हैं जो आ जाएंगे और अवाम की अगर हिमायत और अवाम की जो आवाज़ है उसको वो सुन के अपने फैसलों को आगे लेकर चलेंगे, तो ये उनकी खुश नसीबी होगी। मैं समझती हूँ कि इस मौके से वो फ़ायदा उठाएं और अवाम में वापस वो अपनी जो खोया हुआ एक वकार है या एक अपनी फेम है उसको वापस ला सकते हैं, क्योंकि अवाम की जो आवाज़ है उसके साथ जो खड़ा होगा वही राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री होगा। अब इस वक्त आपके सामने ही है मामलात किस तरह चल रहे हैं, बाकी तो सारे इत्तेहाद के लोग बल्कि और मज़ीद साथ साथ आवाज़ें जो है वो शामिल होती जा रही हैं। इसमें आप सिंध में जो होने वाला पानी का मसला बनाया जा रहा है, जो कैनाल्स की वो एक इलीगल हरकतें की जा रही हैं, उसमें बहुत सारी तवाना आवाज़ें शामिल होती जा रही हैं। सिंध से हमें बहुत आवाज़ें हमारे साथ हमारे काफिले का हिस्सा बन रही हैं, इस इत्तेहाद का हिस्सा बन रही हैं। कल से भी सेक्रेटरी जनरल साहब भी वहाँ गए हुए थे और इस मामले को उमर अयूब साहब ने भी बहुत उठाया है। बलोचिस्तान से बहुत सारी आवाज़ें हैं जो साथ मिल रही हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त एक हीलिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारे लोगों को कदम पीछे करने पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी करारदाद लाई है इस नहरों के ख़िलाफ़, आपकी तरफ से भी गई है, लेकिन स्पीकर चैम्बर से जो चला है कि वो पीपल्स पार्टी ने पहले जमा कराई है। परसों इजलास है, पीर के रोज़ इजलास है यानी, और पीर के रोज़ इजलास में अगर वो करारदाद पेश पीपल्स पार्टी की ही पहले होती है तो क्या तहरीक इंसाफ उस पर वोट करेगी? देखिए, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग होगी उसमें वो डिसाइड करेंगे। मैं उसका भी हिस्सा नहीं हूँ। हमारी जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने रिजर्व सीटों के केस पे भी अपना हिसाब किताब सीधा रखा। फिर हमारे जो ट्रिब्यूनल के केसेस थे उन पे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी उड़ाए जा रहे हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स पे, नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स रखते हुए उनको भी उड़ाया जा रहा है। तो पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है या पार्लियामेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो पार्लियामेंट्री लीडर्स डिसाइड करेंगे। मेरे पास अभी उसकी आगाही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। आप क्या समझती हैं कि यकसर इस पूरे प्रोजेक्ट की नफ़ी करनी चाहिए
या फिर इस पे जो इबहाम है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके दूर करने पे बात करनी चाहिए? देखिए, सिंध में इस वक्त बहुत रिजेंटमेंट है, उस वक्त वहाँ से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। हमारा 17 तारीख को एक NA 213 का इलेक्शन होने जा रहा है, जो यूसुफ तालपुर साहब जो हैं उनकी सीट पर लड़ा जा रहा है। वहाँ पर आप थर पारकर जैसे इलाके में वहाँ से लोग इतनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं, जिनको लोग समझते हैं कि ये इन तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती होगी, ये भूखे प्यासे लोग हैं और यहाँ पर सहरा में रहने वाले लोगों को क्या अवेयरनेस होगी। वहाँ पर लोग इस पे ये जो कोई वहाँ पर कैंपेन करने जा रहे हैं, उनकी पहली रिजर्वेशन ये है। तो पूरे सिंध ने इस वक्त यकजान यक काले बोके एक आवाज़ में वो अपनी हकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और किसी किस्म की बात सोची जा सकती है या मामला फहमी कह के या कोई मसलहत कह के इसको 26वीं आईनी तरमीम की तरह रात के अंधेरे में पास कराया जा सकता है। इसमें आपको सिंध की आवाम की जो आवाज़ है उसको सुनना पड़ेगा। और 18वीं तरमीम के बाद जो समझती हैं, आपका हल्का भी चोलिस्तान के करीब तरीन है, क्या वाकई क्या चोलिस्तान में पानी की जरूरत नहीं है? इस जरूरत को हम क्यों बिल्कुल है इतना इशू बना रहे हैं? बिल्कुल है राना साहब, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन अगर आप वहाँ पर चोलिस्तान में आप 2.5 मुरब्बे ज़मीनें जो हैं बाहर से ला के लोगों को बांटनी शुरू कर दें और वहाँ पर जो वो जितनी ज़मीन है वो सारी किसी और वजह से सारों को चोलिस्तान में आप मतलब रीसेटलमेंट शुरू कर दें, तो हमारे लोकल्स की, हमारी भी साउथ पंजाब के लोगों की ये बहुत बड़ी रिजर्वेशंस है कि बिल्कुल सिस्टम बनना चाहिए। पहले भी एक नहर का सिस्टम बनाया जा रहा था, चोलिस्तान को बिल्कुल आप ग्रीन करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और सूबे के हक पे डाका डाल के तो वहाँ पे उसको हरियाली लाने की कोशिश करें और पूरा सिंध सूख जाए और चोलिस्तान आपका जो है वो हरा हो जाए। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उस पर भी एक नजर होनी चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि ये पानी सारे का सारा सिंध का इधर आएगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि पहले इस पर डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स की रिजर्वेशंस है उसको सुनना चाहिए। जब कोई इशू बनता है तो अगर आपके पॉइंट्स ठीक हैं तो आप उनको बिठाएं और उनकी जो मामलात है उसको सेटल करें, बजाय इसके कि उस इशू को बर्निंग इशू बना के और उसके ऊपर बजाय इसके कि पानी डालने के आप मिट्टी का तेल डालना छिड़कना शुरू कर दें। आखिर अगर लोगों की रिजर्वेशंस हैं तो उसको मेरा ख्याल है एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फ़ायदा जिसमें अवाम का फ़ायदा है, जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, जिसमें ज़मीन रखने वाले लोगों का फ़ायदा है, उसको भी ज़रूर देखें। लेकिन ये ज़रूर देख लें चोलिस्तान में कि ज़मीनों के लिए वहाँ पे रीपेट्रिएशन या वो ज़मीनों की अलाटमेंट हो किसको रही है जिसके लिए इतनी बेताबी है कि पानी फौरी तौर पे सिंध से लेके और वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। इसके और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ज़राए हैं, तरीक़ेकार हैं। मेरा हल्का भी वहाँ लगता है, पानी की वहाँ पे किल्लत है, लेकिन पानी के बहुत सारे और तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू पानी कि वहाँ पर जो है वो लाया जा सकता है, इरिगेशन को और एग्रीकल्चर इसके मुतबादिल ज़राए जिनको आजमाया जा सकता है। लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस पर बैठ के बहस व मुबाहिसा करने के बाद, हक़ाइक़ दिखाने के बाद उस पर फैसला होना चाहिए जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो। बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।